वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और बारी हमारी खास पेशकश की। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है। और इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वो अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सके। और आज की इस खास पेशकश में हमारा मुद्दा बहुत ही बेसिक है पर बहुत ही खास है। जब आप म्यूचुअल फंड खरीदने जाते हैं तो किस तरह की स्कीम्स खरीदते हैं? रेगुलर स्कीम्स खरीदते हैं या डायरेक्ट स्कीम्स खरीदते हैं? सुनने में ये शब्द नए नहीं होंगे, लेकिन इनका क्या मतलब है, क्या होती हैं रेगुलर स्कीम्स और क्या होती हैं डायरेक्ट स्कीम्स, समझते हैं। आदित्य अग्रवाल wealthy.in से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, हाय, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और कई बार चर्चा हो चुकी है इस मुद्दे पर, और आई एम श्योर आप भी अपने क्लाइंट्स से बातचीत जब करते होंगे तो ये बेसिक डिफरेंस समझाते होंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि हम इस पर आज अच्छे से बातचीत करना चाहते हैं बारीकी में जाके, एक बेसिक डिफरेंस क्या होती हैं रेगुलर स्कीम्स म्यूचुअल फंड्स में और क्या होती हैं डायरेक्ट स्कीम्स? सबसे पहले तो बधाई हो कविता आपको इस पहल के लिए, बहुत ही खूबसूरत पहल है। और जहां तक डायरेक्ट और रेगुलर का डिफरेंस है, डायरेक्ट और रेगुलर का आप ये समझ लीजिए कि रेगुलर अगर एक इंटरमीडिएट के थ्रू आप खरीद रहे हैं इस तरह का प्रोडक्ट है, और डायरेक्ट आप सीधे मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हैं इस तरह का प्रोडक्ट है। तो जो दोनों में जो डिफरेंस है वो जो इंटरमीडिएट की अर्निंग है उसका फर्क है। और इसलिए आप देखते हैं कि कई बार जो डायरेक्ट और रेगुलर में जो कंपैरिजन होता है वो ज्यादातर कंपैरिजन होता है TER पे, कि टोटल एक्सपेंस रेशियो कितना है जो कि एक म्यूचुअल फंड चार्ज करता है एक इन्वेस्टर को। तो डायरेक्ट स्कीम्स में रेगुलर स्कीम्स के कंपैरिजन में लगभग 0.5 to 0.7% का जो एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा कम की तरफ होता है एक डायरेक्ट स्कीम में एक रेगुलर के मद्देनजर। तो वो एक बेसिक डिफरेंस है, कॉस्ट का आप जैसे डिफरेंस कह सकते हैं। बट अगर हम बात करेंगे होपफुली कि जो ज्यादा बड़ा डिफरेंस है जो नहीं हम डिस्कस करते हैं वो ये कि किसके लिए डायरेक्ट सही है और किसके लिए रेगुलर सही है। तो आज ये जो आपने पहल रखी है ये बहुत बिल्कुल ही खूबसूरत पहल। बिल्कुल बिल्कुल, इसी पर बातचीत करते हैं। देखिए, निवेशक कई तरह के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पहली बार जुड़ रहे होते हैं इक्विटी बाजार से और वो रास्ता चुनते हैं म्यूचुअल फंड्स का। कुछ ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी इक्विटी बाजार में निवेश करने से डरते हैं और जब समझना हो इक्विटी बाजार को तो वो म्यूचुअल फंड्स का रास्ता जो है अपनाते हैं। अब ऐसे में किसके लिए किस तरह की अप्रोच सही है, इससे शुरुआत करते हैं। करेक्ट। सो जो डायरेक्ट फंड्स हैं वो एक्चुअली आज की तारीख में दो लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। एक तो जिनके पोर्टफोलियो साइज थोड़े बड़े हैं, आप उनको भी आप देखेंगे अगर तो वो पोर्टफोलियो साइज बड़े हैं और वो बाइल डायरेक्ट फंड कर रहे हैं, पर वो एक एडवाइजर को उसके ऊपर एक फीस दे रहे हैं। एडवाइजर्स को RIAs बोलते हैं। दूसरा, जो 78% जो AUM है आज इंडिया का, हमारे रिटेल इन्वेस्टर का AUM, वो ज्यादातर रेगुलर रूट से आ रहा है। और रेगुलर रूट वो लोग चूज करते हैं जो दोनों तरह के लोग होते हैं, जो पहली बार भी निवेश करें और दूसरे वो लोग जो जिनके पास समय नहीं है, कि समय नहीं है कि मैं अपने पोर्टफोलियो को ध्यान दे पाऊं, मुझे समझ नहीं है कि मार्केट कहाँ ऊपर नीचे जाएगा, और मोर इम्पोर्टेंटली मुझे किसी एक प्रोफेशनल का हाथ पकड़ना है जो मुझे कठिन समय में गाइड कर सके कि क्या सही स्ट्रैटेजी रहेगी मेरे वेल्थ क्रिएशन के लिए। क्योंकि ये जो वेल्थ क्रिएशन की छोटी जर्नी नहीं है, लंबी जर्नी होती है। और इस लंबी जर्नी में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। तो उस उतार चढ़ाव में आपको एक रोड मैप भी चाहिए, आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन भी करना है, और उसके साथ साथ जो आपने डिसाइड किया उसमें टिके रहना है, क्योंकि टिके रहने वाले के ही पैसे बनते हैं मार्केट्स में निवेश हो। तो ये बेसिक डिफरेंस है एक, जिसमें जिसको जी हाँ कविता, बैक जी टू यू। जी जी, चलिए। तो बेसिक डिफरेंस तो हमें समझ में आ गया है, लेकिन अब कॉस्टिंग को लेकर लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न्स यहाँ पर दिखाते हैं। और आजकल जो नई पीढ़ी है वो तो अधिकतर राइट। समय डायरेक्ट ही निवेश करना पसंद करती है। और इसमें कुछ सही नहीं है, कुछ सही गलत की कोई बात नहीं है दरअसल। बस ये है कि आप कितने कंफर्टेबल हैं, आप कितना खुद समझ पाते हैं चीज़ों को। क्योंकि जब आप रेगुलर म्यूचुअल फंड लेते हैं तो आपको न सिर्फ एक फंड सिलेक्शन को लेकर राय मिलती है, उसके इर्द गिर्द भी जो काम होता है वो भी आपको जो है उस पर सलाह दी जाती है, आपकी हैंड होल्डिंग की जाती है। अब जो लोग डायरेक्ट निवेश करते हैं उसका नंबर बहुत कम है, वो आप बता दीजिएगा कि फिलहाल कितना ज्यादा लोग रेगुलर म्यूचुअल फंड स्कीम्स अभी भी खरीदते हैं। लेकिन जो भी डायरेक्ट में निवेश कर रहे हैं उनके लिए रिस्क फैक्टर कहां कहां पर है? करेक्ट। सो अब जैसा कि मैंने बोला कि लगभग जो हमारा 78% ऑफ म्यूचुअल फंड AUM है जो रिटेल इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं वो रेगुलर स्कीम में है।
सिमिलरली अगर आप लास्ट जैसे 2024 में जितनी भी एसआईपीज आई, उसमें से अगर एसआईपी आप एयूएम देखिए, जो नया एसआईपी एयूएम जुड़ा, उसमें से भी लगभग 78-79% जो है वो रेगुलर रूट से आया है। तो ज्यादातर निवेशक अभी भी एक रेगुलर रूट प्रेफर कर रहे हैं, जिसमें उनको एक की जो उनके घर के आसपास या उनकी कम्युनिटी में रहता है या काम करता है प्रोफेशनल की तरह जुड़ा हुआ है उनके साथ। और जहां तक डायरेक्ट में हम कहते हैं कि जो कंपाउंडिंग वेल्थ क्रिएशन होती है कंपाउंडिंग से। अब कंपाउंडिंग का जो सबसे बड़ा, जो हमने बचपन में भी पढ़ा है मैथ में, कि फॉर्मूला होता है P × 1 + R⁴ तो हम आर पे ज्यादा फोकस करते हैं, एन पे नहीं। जो रियल कंपाउंडिंग होती है, हमने पहले भी आपके शो पर डिस्कस किया कि एक म्यूचुअल फंड है निपॉन का विजन फंड, जिसने पिछले 30 साल में 400 गुना पैसा किया है। अब 400 गुना जो पैसा किया है 30 साल में, वो एक्चुअली क्योंकि उसका जो पावर है वो 30 से मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर, ⁻30 इसलिए हुआ है। अब वो 30 साल तक जो बने रहना है ना, वो आपको तभी बने रहते हैं जब आपका कोई हाथ पकड़ के आपको बोलता है कि आपका डिसीजन सही है, आप उतार चढ़ाव से ना घबराइए, अपने फाइनेंशियल गोल से अपने इन्वेस्टमेंट को मैप कीजिए, और जब तक फाइनेंशियल गोल मीट नहीं होता तब तक आप, और अगर जरूरत पड़ती है तो डेफिनेटली एक रिव्यू होगा, कि रिव्यू करके अगर लगता है कि कोई स्कीम अच्छा नहीं कर रही है और किसी और बेहतर स्कीम में जाना है, तो उसमें आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो जो डायरेक्ट वाले इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं अकेला महसूस करते हैं, खास करके डिफिकल्ट, जब मार्केट एक तरफा है तो इतना शायद महसूस नहीं करते होंगे, जब डिफिकल्ट टाइम आता है तब वो डेफिनेटली महसूस करते हैं कि किसी का साथ होना चाहिए, किसी का हाथ पकड़ सकें, किसी से पूछ सकें, और जो उस सवाल के लिए अकाउंटेबल भी हो। तो इसलिए रिस्क सबसे बड़ी वही है कि जब सब टफ समय आएगा, और उस टफ समय में जब आप जो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी रोकता है वो टफ समय रोकता है, तो उस वक्त आप शायद गलत डिसीजन ले लेंगे, क्योंकि आप या तो बहुत डरे हुए हैं, या फिर आप कुछ ऐसा डिसीजन ले लेंगे जैसे अभी गो हुआ कि काफी लोगों ने लास्ट मोमेंट पे काफी सारा पैसा लगाया, जबकि हम ऑलरेडी काफी अप चले जा चुके थे। तो जो ग्रीड और फियर है, आप ढंग से नहीं मैनेज कर पाएंगे, और सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर ऑफ वेल्थ यही होता है कि अपने ग्रीड और फियर को आप कहते हैं सरेंडर कर देते हैं। बट एक प्रोफेशनल होता है तो वो आपको बचा पाता है आपके ग्रीड और फियर के सरेंडर से। ऑलराइट आदित्य, बहुत सारे पहलू हैं जो हम शायद कम समय की वजह से डिस्कस नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी बुनियादी तौर पर क्या क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है उस पर आपने बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद, इस खास पहल में आज आपने शिरकत की, अपना समय दिया, धन्यवाद। धन्यवाद कविता। चलिए, इसी के साथ आज के एपिसोड को भी हम यहीं समेटते हैं, लेकिन आप सबसे यही कहेंगे जाते जाते कि अपने सवाल हम तक लगातार पहुंचाते रहें। व्हाट्सएप कीजिए, यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल डाल सकते हैं, और आपकी हर तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट्स को लेकर सहायता हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए हम आपको करवाते हैं इस शो में। नमस्कार।